So hello friends, welcome back my YouTube channel. And so experience today we do 2020 PYQ. This is a polity section. Polity. So today we solve polity previous year question 220 to 2022. So let's see and how we solve the question if we don't know some statements. So how we solve, I'll clear you. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जो पॉलिटी 22 के सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चन हैं. पहले तो मैं ये बता दूं, ये सिर्फ पॉलिटी के हैं. जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने एक जगह इन्हें लगा लिया है. तो चलिए शुरू करते हैं. द क्वेश्चन आर द गिवन बिलो. कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और कुछ ऑप्शन दिए गए हैं. तो अब इन्हें सॉल्व करने का मैंने जो तरीका ढूंढा है मैं उसी तरीके आपको बताऊंगा. मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पहले ये बता दूँ. मैं भी एक एक्सपीरियंट हूँ, मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे होंगे. अगर आपके पास कोई भी अच्छी टेक्निक या ट्रिक हो तो उसे कमेंट करके बताएं, या मैं कुछ गलत बताऊं तो उसे कमेंट करें. तो पहले मैं बता दूं, मैं कोई टीचर नहीं हूं यूपीएससी का जो आप सोचें कि मुझे. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए यहाँ पे है परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सान्याल कमेटी. इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज एच.एन. सान्याल कमेटी, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 वाज पास्ड. ये पहला स्टेटमेंट है. जेन्युइनली मुझे नहीं पता है ये स्टेटमेंट क्या है. सेकेंड है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ. सो अगर आपने लक्ष्मीकांत को पढ़ा होगा तो ये जरूर पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ. तो ये सही है. जैसे हमको मिला दूसरा सही है. पहला हमको नहीं पता था कि क्या है, दूसरा हमको पता है सही है. तो हम देखते हैं कि दूसरा किस में. तो चलिए देखते हैं कि दूसरा किस में है. देखते हैं, ये दूसरा है, ये दूसरा है. दूसरा सही है. दिस कांट बी द आंसर. अब देखिए यहाँ पे पहला दोनों में समान है, मीन्स सेम है, तो पहला तो सही होगा ही. दूसरा हमें पता चल गया. अब हमारी हेडेक तीसरे की नहीं है. तीसरा हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, चौथा पढ़ने की ज़रूरत है. तो हम चौथा पढ़ते हैं. इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉस ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. देखिए सिंपल कह रहा है कि इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉ. तो पार्लियामेंट के पास पावर है, एब्सोल्युटली पावर है पार्लियामेंट के पास. पार्लियामेंट के पास हाई कोर्ट की पावर भी चेंज करने की पावर है, बस उसकी कुछ कंडीशन है. तो ये तो स्टेटमेंट सही है, सेंस कर रहा है कि ये सही है. तो हमारा आंसर होगा बी 1 2 4. सो हम आंसर की बाद में देखेंगे. तो ये आंसर है पहला, दूसरा, चौथा. चलिए दूसरा देखते हैं. दूसरा क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 2 स्टेटमेंट है. सो पहला पढ़ते हैं. गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स बट corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates. मुझे नहीं पता है, don't know. Bar Council have the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of law colleges. Yes, Bar Council तो आप जानते ही होंगे. आपके स्टेट में, अगर मैं कानपुर से हूँ तो बार काउंसिल तो होता ही है, हर जगह एक बार काउंसिल होता है जो तो हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस. तो जो लॉ कॉलेजेस होते हैं उनके रूल. तो ये सही है. पहला मुझे पता नहीं है. अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पे या तो 2 होगा या बोथ 1 and 2 है कि 1 है. तो 1 तो नहीं होगा, नाइदर 1 होगा क्योंकि 2 है सही. इन दोनों में से है. तो अब हम क्या करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा. फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ेंगे क्योंकि अपने यहाँ पे कन्फ्यूजन है. यहाँ पे हम एलिमिनेशन नहीं कर सकते, ये हो गया ये हो गया, लेकिन बोथ 1 में अब हमें आता ही नहीं, कोई दूसरा स्टेटमेंट भी नहीं है. तो एक बार हम फिर से पढ़ेंगे. गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स. गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स
एंड लीगल फॉर्म्स आर रिकग्नाइज्ड। तो अगर आपने पढ़ा हो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये होता है सेंटर का एडवोकेट और नाम होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे तो ये एडवोकेट बोला है, बट कॉरपोरेट लॉयर्स, जो कॉरपोरेट लॉयर्स होते हैं एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकग्निशन एज एडवोकेट्स। नो, वो भी एडवोकेट होते हैं, कॉरपोरेट हों अटॉर्नीज हों तो एक्सक्लूडेड नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है, तो यहाँ पे 2 होगा, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। तो तीसरा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A bill amending the constitution requires a prior recommendation of the president of India। मेरे पास पॉलिटी के नोट्स भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं पॉलिटी के नोट्स कैसे बनाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाक से। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब बिल अमेंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन, तो ये तो है नहीं, एसेंट देना ही पड़ता है, ये भी है, और पहला नहीं है। 3, अरे वाह, ये देखिए पहला गलत है, तो पहला ये गलत, ये गलत, ये गलत। हमें पहली बिना 2 स्टेटमेंट पढ़े ही आंसर मिल गया, दूसरा एंड तीसरा। लेकिन एक बार चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या है। When a constitution amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his and her assent। बिल्कुल राइट है, 2 सही है, तो ये सही होगा या ये सही होगा, ये सही होगा। अगर हम एक को ना पढ़ें तो एक अगर आपको नहीं आता है तो ये एक नहीं आता है, तो आप इससे भी देख सकते हैं 2 सही, 2 सही, 2 सही। अब देखते हैं, अ कॉन्स्टिट्यूशन amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and Rajya Sabha by special majority and there is no provision for joint sitting। joint sitting अगर आप नहीं जानते तो joint sitting is the provision when a situation of deadlock occur in। अगर डेडलॉक होता है तो joint sitting होती है। लोकसभा और राज्यसभा एक हॉल में होते हैं, जहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा, जहाँ पे लोकसभा के पास एब्सोल्युटली मेजॉरिटी होगी, ज़्यादा एमपी होते हैं वहाँ। तो हाँ, दूसरा सही था, तीसरा सही है। तो अब देखिए, दूसरा सही है, तीसरा सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ये होगा या ये होगा। अगर आपको पहला आता है तो ये बहुत ही ईजी है, अगर आपको पहला नहीं आता तो ये बहुत ही आपके लिए टफ क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि देखिए दूसरा आपको पता है सही है और तीसरा सही, तो दूसरा तीसरा 2 बार सही आ रहा है, या तो ये होगा या नहीं होगा। अब आप सोचेंगे बहुत बार एक एक दे दिया है तो ज़रूर होगा, हो सकता है सही हो, लेकिन ये गलत है, तो ये दूसरा एंड तीसरा होगा। ये तो मैं ऐसे बता नहीं सकता हूँ कि दूसरा तीसरा कैसे, क्योंकि अगर आपको पहला पता है तो दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर पहला नहीं पता है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। मुझे पहला पता था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स विच कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिखाएं, ये मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे अगर आप सर्च करें, पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। पहली बात तो अगर आपने पढ़ा होगा तो कैबिनेट मुझे ये पता है, लेकिन कि कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर मेरे पास नोट्स हैं, उसमें लिखा भी है मैंने, अगर मैं दिखाऊंगा तो टाइम लगेगा, चलिए मैं दिखा देता हूँ। कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ये मिल गया मुझे। तो ये देखिए, ये नोट्स हैं, पोर्टफोलियो आर्टिकल, मैंने अभी पूरे नोट्स नहीं है मेरे। ये देखिए यहाँ पे है पोर्टफोलियो सिस्टम, कैबिनेट मिनिस्टर नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने यहाँ क्वेश्चन भी लगा रखा है, ये प्रीलिम्स 2022, तो यही क्वेश्चन है प्रीलिम्स 2022 का। मैं फटाक से लास्ट पेज में पहुँचता हूँ। तो ये आपने देखा, कहाँ थे हम लोग, कौन सा क्वेश्चन था, ये था कैबिनेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर नॉट मेंशन है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, 2 बचा।
तो 2 ओनली है, या तो ये होगा। चलिए ये वाला भी पढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% टोटल। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी मेरे। तो ये 2 ओनली होगा, बी आंसर होगा इसका। तो मैं यहाँ बी लगा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे शायद सबसे मेरा अगर पहला इस जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मैंने देखा था, मैं दिखाऊंगा अगर, तो वहाँ पर होगा कि 1 मिनट आई शो यू कि एक्सीड नहीं होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब मैंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा था, कहाँ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये रहा। दिस इज, देखिए ये आर्टिकल 75 अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ये आपका सब क्लॉज 1 है, क्लॉज 1, ये क्लॉज 1 का सब क्लॉज 1 ही है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। हमारा 75 है प्रोविजन एज टू मिनिस्टर। कुछ शर्तें हैं, ये मैंने यहाँ अलग से लिख भी रखा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर, तो ये मैंने यहाँ लिख भी, रुको 1 मिनट। हाँ, तो बैक करते हैं तो हमको पता चल गया। तो दूसरा है, चलिए 5वां देखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। मैं टाइम देख लूँ कितना हो गया, 11 मिनट हो गए। अब मैं ये लास्ट क्वेश्चन करूँगा, जो बच्चे हुए 5 क्वेश्चन है वो मैं बाद में सॉल्व कराऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, या इसी वीडियो में करा दूँ। चलो इसी वीडियो में फटाफट कराते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर। यहाँ पे अगर आपने पढ़ रखा है एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, एम लक्ष्मीकांत इज द वेरी गुड बुक। तो to rectify the declaration of emergency, to pass a motion of no confidence against। देखो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड कॉन्फिडेंस मोशंस होते हैं वो लोकसभा में ही होते हैं, राज्यसभा में तो नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट दूसरा वाला तो सही है, ये सही है, ये सही है। अब जो हाँ एक मिनट टू पास अ मोशन, ये एक्टिव पावर है ना, हाँ ठीक। तो दूसरा सही है, मतलब these can't be, because to impeach the president of India we have to do voting in Lok Sabha plus Rajya Sabha, and we initiate either house, either Lok Sabha either Rajya Sabha। so दूसरा वाला सही है, तो ये होगा ये to rectify the declaration of emergency। you think exclusive power of the Lok Sabha is इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी अगर देखें या कोई भी इमरजेंसी देखें, इफ़ वी सी इमरजेंसी पावर है, प्रेसिडेंट हैज़ पावर, बट वी प्रेसिडेंट बाउंड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस में करेगा प्रेसिडेंट इमरजेंसी और रेक्टिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ। अगर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी पुट करी है, क्या लोकसभा उसको पहले रेक्टिफाई करता है? नो, दिस टू ओनली। वी हैव एन आंसर की इन लास्ट, सो वी चेक ऑल आंसर। विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया, कंसिडर एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10 known as शेड्यूल 10 known as एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। तो अगर एंटी डिफेक्शन लॉ कुछ स्टेटमेंट है देखते हैं। द लॉ स्पेसिफाइड दैट नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड दिस काइंड इफ वी हैव अ इंडिविजुअल आपके पास इंडिविजुअल मेंबर है, अगर इंडिविजुअल मेंबर वो नहीं ज्वाइन कर सकता, लेकिन अगर नॉमिनेटेड मेंबर है
नॉमिनेटेड मेंबर है कोई तो वो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन विद इन 6 मंथ अगर उसने ज्वाइन नहीं किया तो फिर वो नहीं ज्वाइन कर सकता, और अगर विद इन 6 मंथ उसने ज्वाइन कर लिया तो वो लीव नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे लिखा विद इन 6 मंथ ऑफ बीइंग पॉलिटिक्स कैन नॉट ज्वाइन, तो ये तो गलत है। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। यस इट्स राइट। और अगर हम देखें तो इसके उसमें केस भी हैं कुछ जो कहते हैं कि डिसाइड करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई वैसा अर्जेंसी है तो टाइम लेगा। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये सही है। तो ये मैं कर भी चुका हूँ क्वेश्चन पहले, तो ये तो सही है। तो क्या बात है, सब भी सही है पॉलिटी के। देखिए जरा सबके भी सही है क्या यार। ओ माय गॉड, अरे री री री, ये यूपीएससी ने सारे ऑप्शन बी में रख दिए थे सही वाले। अगर किसी को पता हो तो चलिए अच्छा देखते हैं 7वां का फटाक से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट। नो नो नो, बिल्कुल रॉन्ग है ये स्टेटमेंट। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ इंडिया। यस, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वो है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है मीटिंग में, लेकिन साथ ही में उसको हाँ और सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकता, वोटिंग नहीं कर सकता। वोटिंग राइट नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अगर हम देखें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और CGI है आई थिंक, नहीं कौन, सॉरी CAG, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इसके अलावा CAG भी है आई थिंक, उसको भी राइट है मीटिंग में आने का। मैं नोट्स में है मेरे ये, लेकिन मुझे रिवाइज नहीं है। लेकिन हाँ ये मुझे पता है कि सॉलिसिटर ऑफ इंडिया नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि एक CAG आई थिंक है तो उसको राइट है, वोटिंग का राइट नहीं है कि वोटिंग कर सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा, यहाँ पे ओनली लिखा है, तो दिस इज अ वेरी हार्श कंडीशन, ये नहीं होगा। ये मुझे पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन मुझे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पता है, तुषार मेहता है, तुषार मेहता, लेकिन ये मुझे पता नहीं कि इनको ये SGI बोलते हैं जिनको, लेकिन ये पता नहीं है बिल्कुल कि इनको है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। जैसे हमारे पास प्रेसिडेंट होता है, से वाइस होता है, वैसे अटॉर्नी होता है, फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। आई होप मेरी वॉइस आ रही होगी, मैं कभी कभी धीमे बोल देता हूँ। ये गलत है, ये गलत, ये तो ये गलत गलत गलत। अब देखते हैं ये है नॉट 2 है या 2 है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंट्स हिम। नो 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 नो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट अपॉइंट एडवोकेट ऑफ स्टेट। एडवोकेट ऑफ स्टेट, ये एडवोकेट ऑफ इंडिया, अरे यार कंफ्यूज हो रहा हूँ। एडवोकेट ऑफ स्टेट होता है ना, क्या एडवोकेट जनरल होता है? हाँ एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होता है सर, कंफ्यूजन हो रहा है मेरे। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, एडवोकेट स्टेट होता है। तो वो गवर्नमेंट रेजिग्नेशन, नो प्रेसिडेंट होता है, बिल्कुल गलत है। यहाँ गवर्नमेंट नहीं होता, सॉरी गवर्नर मैंने पढ़ा, गवर्नर नहीं है, गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट को क्यों सबमिट करेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इम्पीचमेंट? तो नाइदर वन और नॉट ट्रू, दोनों गलत है। With reference to the writs issued by the courts in India, consider the following
स्टेटमेंट्स। उससे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन एक बार कंफर्म करूँगा नोट से, तो 1 मिनट में नोट्स देख अटॉर्नी जनरल वाले खोलता हूँ जरा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ द जनरल ऑफ इंडिया। अरे यार, अच्छा जनरल गलत लिखा है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अरे ये क्वेश्चन पढ़ा तो है मेरे। अच्छा ये वही क्वेश्चन आ गया यार, क्या मैं कर रहा हूँ। मेरे में शायद नोट्स लिखे हैं अभी पूरे नहीं हुए हैं शायद, मैंने पढ़ा है लेकिन ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। लेट्स सी आफ्टर 8 क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द रिट्स इशूड बाय। तो गाइस मैंने ये क्वेश्चन अभी रिट्स पढ़े नहीं है, तो अभी मेरा पेंडिंग है, तो मुझे ये क्वेश्चन अभी नहीं मैं सॉल्व कर पाऊँगा। इसको मैं स्किप करता हूँ फॉर नाउ, स्किप फॉर नाउ। मुझे नहीं आता है ये क्वेश्चन। अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर करिए कमेंट में, तो कमेंट में करिए और मुझे बता सकते हैं कि मैंडमस क्या होता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मतलब अभी मैंने ये टॉपिक ही नहीं पढ़ा, तो मुझे नहीं पता है। रिट नहीं पढ़ा अभी मैंने। मुझे पता है कि रिट सिर्फ हाई कोर्ट इशू करता है, लेकिन क्या है मैं बस देख लेता हूँ। अच्छा मैंडेमस विल नॉट, नहीं मुझे नहीं आता है। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशनर, मुझे पता नहीं है, तो मैं ये इसको स्किप कर रहा हूँ। चलिए 9th पढ़ते हैं। ये स्किप है, मैंने इसको स्किप कर रहा है, मुझे नहीं आता अभी। डोंट नो व्हाट द आंसर। तो अब देख सकते हैं अगर आपने पढ़ लिया। विथ रेफरेंस टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट। कंडक्ट मीन्स होता है, कंडक्ट मीन्स समझ रहे हैं ना आप, जो फॉलो करते आते हैं रिचुअल्स। मीन्स कंडक्ट क्या बोलते हैं, वे ऑफ नहीं बोलते। तो एज पर द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर इज जैसे वाइस प्रेसिडेंट, वैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, उसका डिप्टी स्पीकर होता है। एक चेयरमैन होता है राज्यसभा में और एक डिप्टी चेयरमैन होता है। तो डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स। बिल्कुल सही है दिस आंसर। 3 भी कॉमन, तो ये तो सही होगा। बचा 2 पढ़ते हैं। तो देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम ईदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। नहीं, यहाँ पे कोई प्रोविज़न कोई प्रोविज़न नहीं है। ये एक कंडक्ट है कि जो डिप्टी स्पीकर होगा वो अपोजिशन पार्टी से होगा, यहाँ और का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो ये गलत है और ये गलत है, तो इसी के साथ ये वाला सही हुआ। चौथा देख लेते हैं। गलत है। तीसरा भी यही बदे पावर स्पीकर में, हाँ ये सही है, मतलब वो तो सही है ना। लास्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट under the 5th schedule of the Constitution of India, which one of the following statement best reflects the consequence of it? If a particular area is brought under 5th schedule of the Constitution, and the footprint to transfer of land of locals. मुझे नहीं आता है ये, डोंट नो। अभी मैं 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता हूँ। मेरे अगर नंबर देखें तो 16, क्योंकि मैंने वो 2 अटैम्प्ट नहीं किए, ये मैंने अटैम्प्ट नहीं किए। मैं अगर अटैम्प्ट करूँ तो क्या है, अगर शेड्यूल 5 देखें, अगर हम लोग शेड्यूल 5 देखते हैं फटाक से। शेड्यूल जुडिशरी है गाइस। अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं तो उसे डाउनलोड कर लें। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट
every aspirant have it a copy of constitution. If you can, you buy. If you can't, download it from website. Simply write in Google Constitution of India PDF version, you get it. और मैं 1 मिनट शेड्यूल 5 कुछ देखना चाहता हूँ. मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ फिलहाल, बहुत टाइम लग रहा है शेड्यूल 5 जाने में. तो कितने आर्टिकल हैं आ गए हैं शेड्यूल में. थर्ड शेड्यूल है ये. फिफ्थ शेड्यूल आ गया. ये है फिफ्थ शेड्यूल. क्या है? प्रोविजन एज टू कंट्रोल शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स डिक्टेशन. इसमें क्या क्वेश्चन है? गिव अ पर्टिकुलर एरिया ब्रॉट अंडर दिस which one of the following surface the consecutive would this prevent the transfer of land of tribal non-tribal this schedule may does not include this. ये आई थिंक मुझे ये वो है जहाँ पे पंचायती लोकल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड स्टेट ऑफ असम में. आई थिंक यही है शेड्यूल्ड एरियाज में. Yes, I was studying each having scheduled areas then no more than councillors rules नहीं. हाँ ये मिला मुझे. प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर ऑफ land by or among members of the state and such regulate to allotment money lender by person lender. I think इसमें कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा? This would prevent the transfer of land tribal area would get a local self. ये तो गलत है. This would convert the area into a union. ये भी गलत है. The state having such areas would be declared a special category. ये 10वें का A सही है. यस 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 आई डिड इट. 10 का A सही है क्योंकि यहाँ पे ये देखिए हम देखते हैं रेगुलेट लैंड ऑफ मेंबर्स. यहाँ वो लैंड के लिए लोकल गवर्नमेंट के लिए भी है. ये इनमें अगर हम पढ़ेंगे, ये मैंने पढ़ा था कि ये in this schedule unless the contest otherwise require the expression state does not include the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Interpretation अगर हम देखें the word and letters means a state specific part A part B the first schedule but omitted by the Constitution 7th amendment. तो यहाँ 1 मिनट कहाँ गया? हाँ तो ये स्टेट ऑफ असम नॉर्थ ईस्टर्न एरिया कॉन्स्टिट्यूशन 49 ठीक. तो ये यहाँ पे लेकिन बात क्या कर रहा है? दिस क्रिएट अ लोकल सेल्फ. नो, लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी नहीं क्रिएट करेगा और ये तो हो ही नहीं सकता. दिस कांट बी स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट बट नॉनसेंस. इसलिए तो हमने कि हम जानते नहीं थे लेकिन हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व करें एफिशिएंटली. और छठा कौन सा मैं नहीं जानता था, ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं जानता हूँ. तो अगर ये 8वां हमने नहीं किया है और बाकी हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये सिंपल से डिस्कशन वीडियो अच्छी लगी होगी. आप मुझे कुछ सजेशन दीजिए मैं अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ. और अगर आपको कुछ से हेल्प मिली हो तो थैंक यू एंड वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी धन्यवाद. और मैंने सोचा मैं पढ़ रहा हूँ तो क्यों ना साथ में पढ़ें. आप भी पढ़ लेंगे साथ में और मैं भी पढ़ लूँगा. मैं पढ़ ही रहा था, मैं सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन, तो मैंने वीडियो बना ली बस रिकॉर्डिंग करके. तो बाय गाइस, बाय. मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉरी वीडियो रिकॉर्डिंग. ये आपको वीडियो मिल जाएगी आज, कल संडे कल मिल जाएगी.